Hello, my dear friends. I, Tapinder Singh, welcome you all to this fifth lecture of our Ancient Indian History series. इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं. So this lecture is particularly dedicated to these four major themes. महाजनपदास को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. There were 16 महाजनपदास. आगे पढ़ेंगे कि which all are the 16 महाजनपदास. फिर rise of Magad as a great kingdom. ठीक है. पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन और मौर्यन एम्पायर एट द एंड हम पढ़ेंगे. तो अब आप देखिए यहाँ पर जो हमें समझनी है चीज इस स्लाइड से कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे. So far whatever study we have done, that is like in a very isolated manner. क्योंकि या तो हमने सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था, या हमने वैदिक और लेटर वैदिक एज को पढ़ा था, या हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ा था. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. थिंग्स कॉम्प्लेक्स होगी. कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ द हिस्ट्री. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ हमें समझने में नहीं होगी. कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोसाइटी इज इवॉल्विंग, एंड whatever we are going to discuss here, everything has happened in 6th century BC again. In fact, in last lecture, what I told you that this century has been regarded as a wonderful century in history because of the great thinkers like Buddha and महावीरा. तो अभी तक का जो हमारा सफर रहा है वो बहुत ही एक आइसोलेशन में हमने स्टडी किया. इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट नाउ थिंग्स विल गेट interconnected. Things will have influence. One thing will get influence from other thing. तो अब हम एक एक चीज को समझना शुरू करते हैं. आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. So this is the map which you must be able to see on your screen. I have taken it from NCERT book. आप यहाँ पर देखिए 16 महाजनपदास से हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. तो 16 महाजनपदास का ये एरिया यू कुड सी कि जो मोस्ट ऑफ द जनपदास थे, दे वर लोकेटेड ऑन द नदर्न साइड ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया और द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑफ 6th सेंचुरी बीसी. एक चीज जो यहाँ पर आपको नोटिस करनी है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ these 16 महाजनपदास. look at the area. ठीक है. आप देखिए यहाँ पर कि जो बड़ी बड़ी आपकी महाजनपदास है वो कहाँ पर लोकेटेड है. देखिए अवंती, हियर इज द लोकेशन ऑफ अवंती. दैट्स द वत्सा. दिस इज द मगध इन विच अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. दिस इज द मल्ला. दिस इज द वज्जी. ये है कोसला आपकी. दिस इज पांचाल. दिस इज कुरु. आ रहा है कुछ याद कि वेयर वी हैव स्टडीड दीज थिंग्स. ये है शौर सेना आपका. ये है मत्स्य आपका. ये है काम्बोज. ये है गंधार. तो ऑल दीज आर दी 16 महाजनपदास. आगे अभी हम पढ़ेंगे कि इन 16 महाजनपदास का राइज कैसे हुआ, इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली जनपद निकल कर सामने आई. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. बट फॉर योर रेफरेंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, these maps have not been included just for the sake of formality. It is for your visualization, because you must know ना कि about what we are discussing. आपके दिमाग में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए. तो महाजनपदास की बात करते हैं. महाजनपदास की बात अगर हम करें तो यू मस्ट हैव बीन गॉट फैमिलियर विद द टर्म्स लाइक जना. ठीक है. जना की अगर हम बात करते हैं, फिर क्या है हमारे पास, जनपदास की बात करते हैं, फिर जनपद सा है, जना जनपद. अब हम बात कर रहे हैं महाजनपद कि भाई जो लार्ज किंगडम्स थी, जो बड़े बड़े अब शहरों के निर्माण होने लगे. और अगर आपको याद हो, इन आईवीसी वाले लेक्चर में आई टोल्ड यू नाउ द सेकंड अर्बनाइजेशन हैज taking place. ठीक है. सेकंड अर्बनाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 6th century BC only. तो जनास, वेयर डिड वी स्टडी इट अबाउट जना? इन अर्लियर वैदिक पीरियड. फिर महाजनपदास कहां पर आया आपका? लेटर वैदिक पीरियड में. आपको याद करके रखना है चीजों को. अब देखिए एवोल्यूशन हो रहा है. जना क्या था? एक छोटा ट्राइब था. महाजनपदास क्या था? इट वाज अ फैमिली ऑफ ट्राइब्स. मतलब 8-10 ट्राइब्स को पुट टुगेदर व्हाट बिकेम अ जनपद. और नाउ अब जो बड़ी बड़ी जनपद है, जो बड़े बड़े शहर थे, जैसे पांचाल हो गए, कुरु हो गए, वज्जी हो गया, मगध हो गया, अब ये क्या हो गए हैं, इनके पास अब बहुत ज्यादा, मतलब एरिया इन्होंने ज्यादा एक्वायर कर लिया है, पावर इनके पास ज्यादा आ गई है. तो अगर हम महाजनपदास की बात करते हैं,
तो where do we find a mention or reference about Mahajanapads? Buddhist literature Angutar Nikaya gives all a list of 16 great kingdoms or Mahajanapadas in 6th century BC. छठी सदी में अगर हम बात करें तो it is the Angutar Nikaya Buddhist literature which give the reference to 16 Mahajanapadas. भाई वहीं से तो हमें पता चल रहा है ना कि एक्चुअल में these 16 great kingdoms existed. और जैन टेक्स्ट का नाम क्या है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई जैन टेक्स्ट कौन सा था? इट वॉज भगवती सूत्र. ठीक है, भगवती सूत्र ऑल्सो फाउंड मेंशन. तो ऑप्शन में आपको यू कैन गेट आइदर ऑफ द ऑप्शन ड्यूरिंग योर एग्जाम. ठीक है, तो अब समझते हैं कि व्हाट वाज द मेजर रीजन. ठीक है, मेजर रीजन की अगर हम बात करें ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जनपदास वाज यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड मिलिट्री पर्पज. जनपदास नहीं होगा, इट वुड बी महाजनपदास. ठीक है, महाजनपद का व्हाट वाज द मेन रीजन? मैंने आपको पहले भी कहा है कि द यूटिलिटी ऑफ इंटरनेट विच वी आर एक्सपीरियंसिंग इन 21st century, the utility of iron was like this only in 6th century BC. आप इस बात को समझ लीजिए, उस समय जो आयरन की खोज थी, आयरन की जो खोज हुई थी वो 1000 बीसी में हुई थी. दैट इज आल्सो द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन अर्ली एंड लेटर वैदिक फेज. तो मेजर रीजन यही था, फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदास का यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड मिलिट्री पर्पसेस. अब आपको समझ आ रहा है? पहले देयर वर नो स्टैंडिंग आर्मीज, नाउ दे आर गोइंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मीज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. सरप्लस प्रोड्यूस, दे हैव सरप्लस प्रोड्यूस, दे हैव आर्मीज टू फीड. क्योंकि अब होगा क्या भाई, राजा कहेगा कि जनता जनार्दन जी, आपके पास अपने खाने के लिए, पेट भरने के लिए यू हैव इनफ फूड, यू हैव सफिशिएंट फूड. अब जो बचा हुआ है वो आप हमें दे दीजिए इन फॉर्म ऑफ व्हाट? टैक्स. क्योंकि भाई आपको ग्रेट किंगडम्स, आप ग्रेट कब माने जाओगे? व्हेन यू विल प्रोटेक्ट पीपल. और आपको एक्सपेंड भी तो करना है, एंड फॉर एक्सपेंशन I mean, leader alone cannot expand. He need people with him. और आर्मीज से बढ़िया तो क्या ही कुछ हो सकता है आपको एक्सपेंड करने के लिए और एक्सपेंशन के लिए. you are supposed to fought wars. Small and weak kingdoms either submitted to stronger rulers or got eliminated. जो छोटे छोटे तब जनपद से जो किंगडम्स थी, जो शासक थे, उन्होंने या तो बड़े राजाओं का शासन में या तो बड़े राजाओं की बात मान ली, या फिर जो लोग जिद्दी थे, जो लोग अड़ गए, उनको बड़े राजाओं ने इस धरती से ही मिटा दिया. अब 16 महाजनपद से 16 ग्रेट किंगडम्स. आउट ऑफ 16, 4 वर मोस्ट पावरफुल. 4 एमर्ज्ड मोस्ट पावरफुल. रीजन बीइंग कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे. आयरन अच्छा, उनका जो रीच थी आयरन पर वो अच्छी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन अच्छी थी. तो उन्होंने क्या किया? अच्छे वेपन प्रोड्यूस किए, तो अच्छी आर्मी थी. आर्मी को जब अच्छे हथियार मिले तो दे स्टार्टेड killing people in a desired manner as desired by the king of that particular kingdom. तो 4 मोस्ट पावरफुल जो लास्ट में रहती है, वन इज वत्सा, सेकंड वन इज अवंती, थर्ड वन इज मगध एंड फोर्थ वन वाज कोसल. ये है, दीज आर दी नेम ऑफ 16 महाजनपदास. यू आर सपोज टू रिमेंबर देयर कैपिटल. अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं यहां पर, ये जो यूपीएससी और एचएएस या जो सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम है, एग्जाम का जो ओरिएंटेशन है, इट इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग थिंग्स फॉर एवर, रादर यू मस्ट रिकॉल व्हेन यू विल सी. भाई तभी तो उसने 4 ऑप्शन दिए आपको, अदरवाइज व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ गिविंग 4 ऑप्शंस? प्रीलिम्स की द ब्यूटी ऑफ preliminary examination is that you have answer in front of you. You are supposed to recall it. तो रिकॉल कब होगा भैया? जब कम से कम 3-4 बारी यहां पर आपकी रिवीजन हो जाएगी, 5-6 बारी आप जब इसको रिवाइज कर लोगे, 2-3 बारी अपने कोमल कोमल हाथों से लिख लोगे, तब जाकर यू वुड बी इन अ पोजिशन टू रिप्रोड्यूस और टू रिकॉल आफ्टर 6-7 months और एटलीस्ट अ ईयर. इट टुक एटलीस्ट अ ईयर टू कंडक्ट एन एग्जाम. ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है. अब रिमेंबर तो आप सब कुछ नहीं रख सकते ना, ये तो भाई कमीशन वालों को भी पता ही है, तभी उन्होंने इस तरीके से नेचर ऑफ एग्जाम रखा हुआ है. बट यू आर सपोज टू रिकॉल, आपको पता होना चाहिए. यू मस्ट नो कि अंगा की जो कैपिटल थी, जो अंग महाजनपदास था, इसकी कैपिटल थी चंपा. इट्स कैपिटल वॉज चंपा. ठीक है, मगध की कैपिटल वॉज राजगिर, और इसका गिरिवराज दूसरा नाम था. काशी की वॉज काशी, वत्सा की वॉज कौसंबी, कौशल की वॉज इट वॉज व्हाट
इट वाज सरावस्ती। सौर सेना की मथुरा थी, पांचाल की आपको याद रखनी है, कुरु की याद रखनी है, मत्स्य की, मतलब सबकी रखनी है, चेडी, अवंती, गंधार, काम्बोज, अमसक, वाजी और मल्ला। आई हैव जस्ट रेड देम आउट फॉर योर कन्वीनियंस, बट यू आर सपोज टू रिमेंबर देम। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला या समझाने वाली बात नहीं है, यू आर सपोज टू रिमेंबर देम। मॉडर्न डे लोकेशन इफ यू वांट टू कोरिलेट विद, तो हियर इज द मॉडर्न डे लोकेशन। आपको 16 के 16 नाम याद रखने हैं और कैपिटल्स भी आपको याद होनी चाहिए। मतलब इतनी तो कर लो कि अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए तो यू मस्ट बी इन अ पोजिशन टू रिकॉल देम एंड करेक्ट दी and attempt the question correctly. So let us study in detail about the Magad Empire, the kingdom of Magad. So it is very much evident from the discussion we had so far that out of 16, there were 4 major Janpadas, Mahajanpadas, and out of 4, now we are focused or we have reached on Magad. So it must had been the most powerful kingdom of 6th century BCE. अगर हम मगध की बात करते हैं तो मगध इज इन प्रेजेंट डे और मॉडर्न डे बिहार। ठीक है, अगर इसकी हम परचम की बात करते हैं, इट वाज एट द हेल्म ऑफ हेल्म फ्रॉम 6th to 2nd century BCE। मोस्ट पावरफुल महाजनपद रहा ये 6 से 2 20 6 से 2 ईसा पूर्व तक, तो लगभग 400 साल का इसका रूल रहा। बिंबिसारा, बिंबिसारा वॉज दी अर्लीस्ट रूलर, ठीक है, हु लेड दी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रेट किंगडम। अब आपको एक चीज यहां पर समझनी है कि जो ये राजा लोग होते हैं ना, राजा लोग, उनकी समझ इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब राजा राजा क्यों बनता है, अकबर को इतना महान क्यों कहा गया है, अशोका के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। वाई अशोका विन इज कंसिडर्ड सो ग्रेट, और वाई बिंबिसारा वाज एबल टू लेड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मगधा। एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, मैं एक हिस्टोरियन का लेक्चर देख रहा था, तो ही गेव एन एग्जाम्पल कि पढ़ पढ़ के तो आप चपड़ासी बनोगे भैया, कि पढ़ पढ़ के आप चपड़ासी बनोगे, बट आपकी समझ, यूर समझ विल मेक यू दी रूलर। अब रूलर आपके टाइम में तो रूलर, हु आर द रूलर्स, the civil servants are the rulers, the politicians are the rulers, the great corporates, the big corporates are the rulers। अब ऐसे राजाओं वाला सेटअप तो we have done away with इन मतलब ये तो आजादी के साथ ही राजाओं वाला सिस्टम खत्म हो गया था, एक प्राइवी पर्स बचा था, दैट वाज आल्सो डन अवे विद ड्यूरिंग द रेन ऑफ द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर प्राइवी पर्स था। ये हम इंडियन पॉलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, वो तो अछूत माना गया था, उन्हें शुद्रा माना गया था, उन्हें इनफैक्ट जब लास्ट में वो लॉ मिनिस्टर भी रहे इंडिया के, तो मतलब वो उन्होंने ये बात खुद कही है कि मेरे जो कलीग्स है, जो अपर कास्ट के कलीग है, वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ही एक्चुअली लेफ्ट द रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म एंड जॉइंड बुद्धिज्म। महाराष्ट्र में उन्होंने कहीं ज्वाइन किया था। तो हिस्टोरियंस टोल्ड कि भाई जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई पढ़ाई आपको चपड़ासी बनाएगी, बट समझ विल मेक यू रूलर। अब जितने उनको क्लास के भी बाहर बिठाया जाता था कि आप अछूत हो, आप क्लास के बाहर बैठिए, देखियो क्लास के बाहर बैठकर लेक्चर सुनते थे, क्लास अटेंड करते थे, जो क्लास क्लास के अंदर थे, दे बिकेम दी चपड़ासी और सर्वेंट बने हो सीधे सीधे। अगर मैं एक कह सकूं आपको समझाने के लिए, जो मुझे समझ आया उस लेक्चर से। और जो बाहर बैठकर जिसकी समझ अच्छी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ही वेंट ऑन टू बिकेम दी व्हाट, दी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही वाज हेडिंग दी ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जब फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रही थी, क्या हो रही थी, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इंडिया का। तो वैसे ही हम देखते हैं कि व्हाट डिड बिंबिसारा डू टू बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर ऑफ ऑल 16 महाजनपद, कि भाई उसने सबके सब अपने अंदर ले आई। ही परस्यूड अ 3-pronged पॉलिसी, ठीक है, नेमली मैट्रिमोनियल अलायंसेस, फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर्स एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ वीक नेबर्स टू एक्सपेंड द एम्पायर। अब एक फॉर्मूला है यहां पर, एक फॉर्मूला है, आप समझिए इसको, ये हमारे आम जो हमारा रोज का जो जीवन है उसमें भी काम आता है।
P is equals to P. P stands for priorities, जो आपकी priorities है, and P stands for policy. You will devise your policy according to your priorities. भैया बिम्बिसारा न्यू कि अगर उस 16 के 16 के साथ, अगर उस 16 के जो 16 महाजनपद है, अगर उसने उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया तो कोई ना कोई तो उसे मार ही देगा. इट वॉज वेरी मच क्लियर. फिर 4 पर बात आती है, जो 4 मोस्ट पावरफुल थी. 4 में भी आपको खतरा था, तो 2-3 के साथ तो भाई ने रिश्ता लगा लिया, मैट्रिमोनियल अलायंस. जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे उनको दोस्त बना लिए, और जो थोड़े कमजोर से थे, जो थोड़े वीक थे, उनको तो कूट काट के ही एनक्रोच्ड देयर टेरिटरी, और उसने अपना एम्पायर स्थापित कर दिया. तो इस तरीके से हम आज भी देखिए, आज भी इसी तरीके की पॉलिसीज आपको देखने को मिलेगी कि जब एक बलशाली आदमी ही वांटेड टू एक्सपेंड या कुछ भी वो करना चाहता है, तो ही हैड अ क्लियर सेट ऑफ पॉलिसीज इन हिज माइंड. और आपको भी ये चीज डिसाइड कर लेनी है कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज. योर प्रायोरिटीज विल हेल्प यू टू चॉक आउट योर पॉलिसीज. ठीक है. अब पॉलिसी का मतलब यही नहीं है कि यू विल ज्वाइन नीति आयोग एंड देन यू विल कम अप विद अ 75 ईयर लॉन्ग प्लान, और कोई आप बहुत तगड़ा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जैसे अभी पॉलिसी लाने की बात कर रहा है नीति आयोग. तो ऐसा नहीं कि पॉलिसी इज नॉट बीइंग mooted और formulated by नीति आयोग. In fact, at family level, you are supposed to understand your priorities and then formulate the policy for your family. ठीक है. अब एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं. बिंबिसारा जो थे, he joined which religion? We have already discussed it. ठीक है. He was contemporary of गौतम बुद्धा and महावीरा both. इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है. अब कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है जिन्होंने मगध पर राज किया. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे कैन बी आस्क्ड, सो प्लीज रिमेंबर देम. देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो भी स्लाइड्स आपको दिख रही है, ईच एंड एवरी वर्ड इज एग्जाम ओरिएंटेड, बट यूर स्टडी ऑन यूर पार्ट विल गो अ लॉन्ग वे. ठीक है. वो आपको बहुत लंबे समय तक चीजों को याद रखेगा. मैं तो खैर पढ़ा ही रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो जो सबसे पहली डायनेस्टी थी यहाँ पर, दैट वाज हरियंका. इनफैक्ट बिंबिसारा वाज दी same he was the founder of this dynasty only. Shishunag dynasty, Nanda dynasty, Maurya dynasty, Shunga dynasty and Kanva dynasty. अब हम इनको एक एक बार, तो अब हम हरियंका डायनेस्टी से शुरू करते हैं. तो द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वाज बिंबिसारा. ही वाज कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, सेट अप हिज कैपिटल एट राजगिर. राजगिर इज इन प्रेजेंट डे बिहार. ठीक है. Strengthened his position by three-pronged policy. I already told you. Marriage alliances with Kosala, Lichavi and Vaishali and with Madra clan of Punjab. इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा. ये बहुत ही एक मतलब इतना पॉपुलर हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है, एंड एग्जामिनर का ये फेवरेट है. ये बहुत ऐसे जो ट्रिवियल इंफॉर्मेशन होती है ना, एग्जामिनर हैव बिकम फॉन्ड ऑफ आस्किंग सच क्वेश्चंस इन एग्जाम. ठीक है. ही एक्वायर्ड अंगा. अंगा की राजधानी कहाँ थी? चंपा. अंगा की राजधानी थी चंपा. रिप्रोड्यूस ऑल दी कैपिटल्स ऑफ 16 महाजनपदास. मैंने कहा था ना, आपको याद रखनी है तभी रिकॉल कर पाओगे. एग्जाम इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग थिंग्स. तभी तो उन्होंने ऑप्शन दिए है भैया. अगर याद ही करवाना होता तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेते भाई. पॉइंट टू बी नोटेड ना. यू आर सपोज टू थिंक ऑन इट एज वेल. देखिए मेरा एक और मोटिव भी है, दैट यू मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट थिंकर. आपको अपने आप से सोचना भी तो है. हर चीज कोई और ही बताएगा तो फिर कैसे काम चलेगा. So he acquired Bimbisara acquired Anga under the viceroyalty of Ajatashatru, born of Lichvi princess. अब आपको लिच्छवी प्रिंसेस की अगर मैं बात करूं, तो लिच्छवी से कुछ याद आ रहा है? बुद्धिज्म में, जैनिज्म में वी हैव स्टडीड. कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए. Ajatasatru was the second ruler. He killed his father and succeeded to throne. ठीक है. So whom he had killed? He killed Bimbisara. Fought with Kosala and Vaishali and won both wars. ठीक है. तो कहा जाता है कि Ajatasatru was not fond of taking care of relations. तो आप देखिए कि he was from where? He was from, मतलब इसकी जो मम्मी थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी. समझ रहे हो आप? तो उसने क्या किया, कोसला एंड वैशाली इन दोनों ही जो तब की कह सकते हैं किंगडम्स थी, रियासतें तो नहीं, किंगडम्स जो थी, उनके साथ ही फॉट फॉर 16 years एंड अल्टीमेटली ही emerged a victorious one. ठीक है. He embraced Buddhism and held first council at Rajgir. You are supposed to tell me the
He was the pattern of the first council. Who presided over the first council? Who was the chairman? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब थर्ड रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के उदयन, सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु, न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्रा, पॉइंट टू बी नोटेड, हिज डेथ मार्क्ड द एंड ऑफ द हरियंका डायनेस्टी। अब जो ये पाटलिपुत्र जगह थी ना, इट वाज लाइक पाटलिपुत्र, इट इज लोकेटेड at the confluence of what? At the confluence of two rivers. One is Ganga and other one is Son. Ganga is the main river and Son is the tributary of Ganga. भाई इधर से बह रही है तो इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अच्छा चलो थोड़ा जियोग्राफी भी पढ़ लेते हैं, बताओ मुझे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है गंगा की, एंड विच वन इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। कहीं यमुना तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए, और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज भी आप बता दीजिए गंगा की। अब शिशुनाग डायनेस्टी की बात करते हैं। आई टोल्ड यू कि दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, वो रिलेटेड नहीं है, वो ऐसे, अब जैसे शिशुनाग जो डायनेस्टी आई, तो शिशुनाग वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ही वाज द मिनिस्टर अंडर हरियंकाज, ठीक है। तो उसने क्या किया कि भाई जो लास्ट रूलर था उसने उसको मार दिया। शिशुनाग तब वहां पर क्या एक मिनिस्टर या कुछ एक लोअर पोस्ट पे काम करता था, बट ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी और ही किल्ड द emperor and he took over the throne. He ended 100 years war with अवंती। अब हो क्या रहा था, इनका एक युद्ध चला हुआ था, किसका, हरियंकाज का एंड अवंती का था। 100 साल तक ये लगभग चलता रहा था। बिंबिसारा से शुरू हुआ था और जाकर उदयन तक चलता रहा। तो ही एंडेड दैट वॉर एंड ही टेम्पोरली शिफ्टेड हिज कैपिटल एट और एस्टेब्लिश्ड एट वैशाली, फ्रॉम वेयर, पाटलिपुत्रा। अब जो नेक्स्ट राजा रहे हैं इस डायनेस्टी के, ही वाज काल अशोका। ही कंडक्टेड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 383 BC एंड फाइनल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू पाटलिपुत्रा, ठीक है। आप देखिए समझ लीजिए, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होनी है। अशोका इज समवन डिफरेंट एंड अशोका इज फ्रॉम मौर्य डायनेस्टी, और आप यहां पर देख रहे हो काल अशोका इज फ्रॉम शुंगा डायनेस्टी। तो चीजों को देखिए मिक्सअप नहीं करना है, और सपोज टू बी वेरी क्लियर एट द आउटसेट ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू राइट। तो इन चीजों को एक बार बिल्कुल नोट कर लीजिए और स्टार बनाकर ऊपर लिख दीजिए कि यू आर नॉट सपोज टू कंफ्यूज काल अशोका विद अशोका द ग्रेट, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की थी, बताइए, सेम क्वेश्चन है, हु वाज द पैटर्न, पैटर्न वाज काल अशोका, हु वाज द चेयरमैन, ठीक है। नंदा डायनेस्टी, वन ऑफ द ग्रेट डायनेस्टीज ऑफ ancient India, or who ruled this Magad empire. So the main or the major leader of this particular empire was Mahapadmananda, ठीक है। He was considered as the destroyer of Kshatriyas because of his victories. He actually defeated Panchals, काशीज, हयाज, कलिंगाज, कुरुज एटसेट्रा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ बहुत क्लियर पिक्चर तो नहीं है, बट दीज आर दी पांचाल्स, दीज आर दी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कुरुज है। तो इसने क्या किया था, जो नंदा डायनेस्टी का महापद्मनंदा था, ही एक्चुअली डिफीटेड दी वॉरियर क्लास ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, तो इसलिए ही वाज कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियाज। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला ऑफ कलिंगा refers to the conquest of Kalinga by the Nandas। तो नंदा डायनेस्टी का अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर एम्पायर का एक्सटेंट देख पा रहे हैं, तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, और ये है आपका जो कलिंगा वाला एरिया, प्रेजेंट डे ओडिशा इज कॉल्ड कलिंगा। खारवेला के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड समवेयर, कहाँ स्टडी किया हुआ है, प्लीज प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट इन कमेंट बॉक्स। तो चीजों को हमें समझते चलना है, चीजों को रिवाइज करते चलना है, तभी हमें रिटेन रहेगी आगे लंबे समय तक के लिए। अब जो एक चीज समझने वाली है कि 16 जनपद आज थी, 16 से 4 हुई, और 4 में वाई मगध वाज कंसिडर्ड सो मच पावरफुल एंड सो मच इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सिर्फ एक कारण से आप अच्छे नहीं बन सकते हो। सिर्फ एक अगर आपके पास अच्छा राजा है, सिर्फ एक अगर आपके पास अच्छा हथियार है, एक अच्छी आर्मी, एक अच्छा सेनापति, आप इससे बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते हो। जबकि जो आपका मगध एम्पायर था, इट रिमेन्ड इन पावर फॉर सम अराउंड 400 ईयर्स, ठीक है, 6 to 2nd century BCE तक ही रूल्ड फ्लॉलेसली, मतलब एक छत्र इसका राज रहा। तो वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ मगध सक्सेस, ठीक है।
आप देखिए यहां पर, इट्स स्ट्रेंथ वॉज बेस्ड प्राइमरली ऑन सर्टेन जियोग्राफिकल फैक्टर्स. इट्स अर्लियर कैपिटल गिरिवराज और राजगीर वॉज सराउंडेड बाय 5 hills which helped it to provide natural fortification. तो भाई जो जगह ऑलरेडी fortified हो, it would certainly be difficult for opponent to attack that particular area. यहां से उनका क्या हुआ, एक जो इकोनॉमी का उनका बड़ा पार्ट था, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज थे, वो बच गए. अदरवाइज क्या करना पड़ता आपको टू प्रोटेक्ट योर एम्पायर. मान लीजिए आपका एम्पायर है, या आपके एम्पायर के विलेजेस है या शहर है, यू आर सपोज टू बिल्ड समथिंग विच इज इम्प्रेग्नेबल. इम्प्रेग्नेबल का मतलब है विच कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, जिसको पार नहीं किया जा सकता है. यू आर सपोज टू फोर्टिफाई योर एम्पायर. ठीक है, अब फोर्टिफिकेशन के लिए जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अगर हम देखते हैं, तो देखिए इतनी बड़ी दीवार वो बनाई गई, तो इट टुक ह्यूज रिसोर्सेज. ठीक है, यू आर सपोज टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज. अब यहां पर इनके रिसोर्सेज बच गए, तो वेयर डिड दे invested that money, or whatever time or resources they saved from this naturally, these naturally gifted sort of things. तो उन्होंने क्या किया सेकेंडली, अब जो दूसरा रीजन था कॉज ऑफ राइज ऑफ मगध की अगर हम बात करते हैं, इट्स फर्टाइल रिवर प्लेन. ठीक है, प्रोवाइडेड अ वास्ट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस विच वाज एसेंशियल फॉर रेजिंग अ वास्ट ट्रेंडिंग आर्मी. जैसे मैंने कहा, हमने अभी मैप्स के माध्यम से भी देखा कि जो अब शिफ्ट हो रहा है ना, जो फोकस शिफ्ट हो रहा है, दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स eastern side of Indian subcontinent, and eastern side of Indian subcontinent is a sort of area which is fed by perennial rivers like Ganga, Yamuna, Brahmaputra. अब ऐसी ऐसी रिवर्स वहां से बह रही है, तो फर्टिलिटी इज ऑलरेडी देयर नाउ. अब हो क्या चुका है, दे हैव गॉट द आयरन एज वेल. तो अब आयरन से क्या हो रहा है, दे आर इन अ पोजिशन टू came up with the with the weapons which could enhance their productivity in both areas, like in agriculture and in army front as well. ठीक है, पाटलिपुत्रा, a water fortress surrounded by गंगा, गंधक, सोन एंड घग्गर रिवर्स. आप समझ रहे हैं, वहां पे दोनों चीजें तो चलो, वो तो उसके तो मीटिंग पॉइंट पर है ही हो, जहां पर गंगा और सोन रिवर का मिलन हो रहा है. बट पॉइंट इज कि जो बाकी इसके ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो भी उसके आसपास आकर ही मिलती है. तो वाटर से आपको क्या क्या हो सकता है, वाटर से यू कैन ट्रांसपोर्ट थिंग्स वेरी इजीली. ठीक है, वाटर से यू कैन एनहांस योर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू दी एक्सेस ऑफ इरिगेशन. तो ऐसे ऐसे चीजों से क्या हुआ कि ये इसको एक एडवांटेजियस पोजिशन में अपने आप को इसने रखा. ठीक है, फॉरेस्ट इन सदर्न एरियाज गेव इट टिम्बर एंड एलिफेंट्स, मतलब एंड एलिफेंट्स प्लस कंट्रोल ओवर आयरन डिपॉजिट्स. समझ रहे हो आप, अब ये जो बिहार वाला एरिया है, जो छोटा नागपुर प्लेटू है, इट इज समथिंग विच इज वेरी, विच इज सेंट्रल व्हेन इट कम्स टू मेटल्स इन इंडिया. ठीक है, तो इनके पास मेटल्स का एक्सेस आया. अब जिसके पास मेटल्स का एक्सेस होगा, उसके पास एडवांटेज तो होगी ही होगी, क्योंकि तब तो मेटल वाज दी समथिंग विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. सब कुछ मेटल से ही हो रहा था. वेपन्स वाज फार सुपीरियर, आपके पास मेटल है. अगेन एग्रीकल्चर टूल्स वर मोर प्रोडक्टिव बिकॉज मेटल है, तो यू हैव समथिंग. तो अब देखिए, मेटल मेटल को सुन के आप कहीं मेंटल मत हो जाइएगा. मेटल इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि अब सोसाइटी इवॉल्व हो रही है. आपको हर तरीके की चीजों को मतलब ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना है. पॉपुलेशन बढ़ रही है. इट इज लाइक कि जैसे हमने आज चला रखा है ना भारत नेट प्रोग्राम, कि वी वांट टू कनेक्ट आवर 2.5 लाख ग्राम पंचायत. क्यों? बिकॉज इट इज नेसेसिटी. इससे जो एफिशिएंसी बढ़ेगी, वी कैन नॉट इमेजिन दैट. आप देखिए, आज जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जिन्हें आप लोक मित्र केंद्र केंद्र कहते हैं हम हिमाचल में, जो कॉमन सर्विस सेंटर है, दे आर मोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजिंग थिंग्स. आप सोचिए, एक आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता गांव का, जिसको ना इंटरनेट का पता है, जिसके पास ना फोन है ना कुछ है, उसको भी आज क्या करना है, कोई भी काम है, उसको अगर अपनी रजिस्ट्री तक करवानी है, कोई ततीमा कटवाना है, कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए, इनफैक्ट आधार कार्ड आपको डाउनलोड करवाना है, गो टू लोक मित्र केंद्र. अदरवाइज तो कहाँ जाना पड़ता होगा आपको. सोचिए, 10-15 साल पहले इंटरनेट की ऐसी सुविधा ही नहीं थी इतनी लार्ज स्केल पर. तो जब सेम चीज आयरन में, सेम चीज आयरन का उस समय इस तरीके का कुछ प्रभाव रहा, तो अब हर चीज आयरन से की जाएगी. भाई आप देख लीजिए, अगर इंटरनेट नहीं होता
तो क्या मैं और आप रूबरू हो पाते एक दूसरे से? इट वाज लाइक इट इज अनइमेजिनेबल। तो टूल्स का जिस समय जिसके पास आयरन का एक्सेस था, आज जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, देखिए आज मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस है, आई हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, आई हैव लैपटॉप, आई हैव माउस, आई हैव कीबोर्ड, तो आई एम इन अ बेटर पोजीशन। अब पढ़ाने के लिए तो हो सकता है कि आप में से कोई मुझसे भी बहुत बेहतर पढ़ाता हो, बट यू मस्ट बी फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट, या आपका लैपटॉप का कैमरा अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, आपके पास लैपटॉप थोड़ा पुराने क्वालिटी का होगा, लेकिन जिसके पास अच्छे क्वालिटी का है ही इज परफॉर्मिंग। आप देखिए आज पूरी पूरी कंपनियां हैं ऑनलाइन काम कर रही है, कोरोना के चलते पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है बाहर, लेकिन वर्क फ्रॉम होम ने इट हैज टेकन अ न्यू शेप। हालांकि वापिस आते हैं अपने लेक्चर पर, देखिए कनेक्शन थोड़े जरूरी है, आपका दिमाग भी खुलना चाहिए कि इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट हो क्या रहा है। इट वॉज दिस material background which helped Magad to become more powerful than other महाजनपदास। अब तो चीजों को आपको समझना है, आपको क्लैरिटी एक चीजों को लेकर आ रही होगी, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो फर्स्ट टू यूज एलिफेंट, मतलब जो नंदा डायनेस्टी थी, दे वर फर्स्ट टू यूज एलिफेंट्स, ठीक है, इन 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 वॉर्स। सो वी विल स्टडी नाउ पर्शियन इन्वेजन, ठीक है। तो जो पर्शिया था, प्रेजेंट डे ईरान इज कॉल्ड पर्शिया। So this Persian, these Persians were contemporary to the reign of Bimbisar, ठीक है। तो बिम्बिसार के समय पर पर्शियन अटैक्ड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो जो वहां पर स्मॉल प्रोविंसेस थे लाइक काम्बोज एंड गंधारा, दे डिड नॉट हैव पॉलिटिकल यूनिटी। सो these Persian people took, or these Persian kings took the advantage of this unity, and King Cyrus of Achaemenid dynasty took advantage of this political unity and invaded the all Indian tribes which were located west of Indus Valley, ठीक है, नॉट इंडस वैली, वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, एंड दे सबमिटेड। भाई अब क्या करोगे आप, राजा ने अटैक कर दिया है आप पे, यू आर, आप तो आपस में ही बिल्कुल वैसे झगड़ रहे हो, देर इज नो यूनिटी। तो उसने एक एक करके बढ़िया से इनको हराया, धोया, पकड़ा और अपना यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित किया। अब साइरस के बाद कौन आए? साइरस के पोते डायरस वन, ठीक है। जो डेरियस वन था, he was the grandson of Cyrus, conquered Indus Valley, ठीक है, इसने पूरी वैली ही कॉन्कर्ड कर ली, एंड annexed what, पंजाब एंड सिंध। तो what did he so like what did he do? He expanded the already he expanded the already established territory by Cyrus, तो इसने एक्सपेंशन किया, ठीक है। अब आएगा थर्ड जो आपका सक्सेसर था, जेरेक्स, ठीक है। जेरेक्स सक्सेडेड डेरियस वन। ही एम्प्लॉयड इंडियन इन्फेंट्री एंड कावलरी इन वॉर अगेंस्ट ग्रीस, बट ही गॉट डिफीटेड एंड हेंस कुड नॉट मूव फॉरवर्ड इन इंडिया। अब पर्शिया का जो परचम रुका, इट वाज बिकॉज ऑफ ग्रीक इन्वेजन, ठीक है। जो जेरेक्स था, उसने जो वहां पर हमारा जो छोटे छोटी जो वहां पर किंगडम्स थी, जैसे काम्बोज होगी, कांधार होगी, इनके पास आर्मी अच्छी रहती थी, ठीक है। कावलरी थी, कावलरी का मतलब होता है जो घुड़सवार रहते हैं ना, घोड़े वाली आर्मी आप मूवीज में देखते हो, और इन्फेंट्री होगी जो बंदूक वाली आर्मी होती है। तो इसने दोनों का इस्तेमाल किया अगेंस्ट होम इंडियंस, बट नॉट इंडियंस, अगेंस्ट ग्रीक पीपल, बट दे कुड नॉट सस्टेन इट, ठीक है। सो पर्शियन कंट्रोल ओवर इंडस स्लैकेंड ओनली, तो उनका कंट्रोल है वो कमजोर हो गया ओनली आफ्टर द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है, ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर द महान। आइए पढ़ते हैं आगे। ये देखिए, अगर हम इसको एक थोड़ा मैप के माध्यम से समझना चाहे, तो दिस इज द टेरिटरी वेस्ट ऑफ इंडस रिवर विच वाज बीइंग कॉन्कर्ड बाय पर्शिया। और आप देखेंगे पर्शिया इज समवेयर हेयर, इधर कहीं आपका ईरान वाला एरिया आता है, दिस इज द पर्शिया। सो दे ऑक्यूपाइड दिस एंटायर टेरिटरी। डेरियस वन ने क्या किया था? ही कॉन्कर्ड दीज टू, ठीक है, पंजाब को उसने एनेक्स किया और यहाँ तक सिंध तक आकर और रुका। अब आप देख रहे हो ईस्ट ऑफ जो आपका इंडस है, वो कौन से ट्राइब है? कुरु, पांचाल, सौरसेना, अवंती, ठीक है, यही तो थे वो बड़े बड़े एम्पायर जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, 16 महाजनपदास, ठीक है, 16 महाजनपद। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए जब भी कोई फॉरेन रूलर आएगा, या हम कहीं फॉरेन पर अटैक करेंगे, या आप जब कहीं फॉरेन पे जाते हो, या कोई फॉरेन से आपके घर में आता है, कोई मेहमान आता है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। In similar fashion, effect of Persian invasion should be understood. It gave impetus to the growth of Indo-Iranian trade and commerce. ठीक है भाई, उन्हें रूट पता चल गया ना कि वहां पे एक इस तरीके की किंगडम भी फ्लरिश कर रही है, तो दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इरानियन पीपल।
Use of Kharoshthi script bought by Iranians gained popularity in northwestern part of India, and some inscription of Ashoka are written in this language as well. This is what? This is nothing but the proof that yes, this language Kharoshthi uh, got popular, or we actually borrowed something from Persian. और ये जो Kharoshthi थी, it was being derived from Aramic script and written from right to left. Kharoshthi को कैसे लिखते हैं? इसको right to left लिखा जाता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। इंग्लिश को हम कैसे लिखते हैं? हम इंग्लिश को इस लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, हिंदी को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट खारोष्टी इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट इन इंडिया कुड बी सीन, और द मोस्ट थिंग विच वी हैव बोरोड फ्रॉम द पर्शियन इज मोनोलिथिक पिलर्स एंड स्कल्पचर्स फाउंड ऑन देम अलोंग विद द इंस्क्रिप्शन। तो जो मोनोलिथिक पिलर्स थे, इससे पहले आपको इंडिया में इस तरीके के कहीं भी एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। मोनोलिथिक का मतलब होता है मतलब सिंगल पीस, पूरा का पूरा पिलर। मान लीजिए 10 मीटर का पिलर है, तो इस एक ही पत्थर से, इसमें मतलब देयर वुड नॉट बी एनी जॉइंट। ऐसे नहीं होंगे कि एक 2 फीट का, एक फिर 5 फीट का छोटा पत्थर, 6 फीट का, उनको जॉइंट कर दिया जाएगा। नो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक दिस। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव बोरोड फ्रॉम दीज पर्शियन पीपल। तो इस तरीके से इनका एक हमने ब्रीफ में इंपैक्ट भी देखा कि हाउ डिड दे इंपैक्टेड आवर कंट्री। अब बात करते हैं द अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया, ये हुआ लगभग 327 से 325 बीसीई। तो जो अलेक्जेंडर है, उनको बहुत महान माना गया है पूरे दुनिया में, क्योंकि उन्होंने लगभग लगभग 32 साल की उम्र में, जितना वर्ल्ड तब नोन था, जितनी दुनिया को तब जाना जाता था, अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड दैट टेरिटरी एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया को पूरा कॉन्कर नहीं कर पाए थे। तो ही कॉन्कर्ड दी होल ऑफ पर्शिया बाय डिफीटिंग डेरियस III इन द बैटल ऑफ गॉगमेला और अर्बेला इन 330 BCE। ठीक है, Herodotus, the father of history, wrote that fabulous wealth of India attracted Alexander, and moreover, his interest in geographical inquiry and a love of natural history urged him to invade India. तो ये कहा गया है कि भाई जो अलेक्जेंडर है, उसको ऐसे क्या आफत पड़ गई कि भाई चलो जाके इंडियंस पर अटैक करके आ जाते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पर जाके तबाही मचाते हैं। तो जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने लिखा है कि भाई उनकी अपनी जियोग्राफिकल ऐसी इंक्वायरी थी, मतलब उन्हें अच्छा लगता था जियोग्राफी को पढ़ना समझना। अब देखते हैं उनका क्या बिलीफ था जियोग्राफी और जियोग्राफी को लेके। ही बिलीव्ड, मतलब अलेक्जेंडर बिलीव्ड दैट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, इंडिया की ईस्टर्न साइड पे, देयर वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ सी। और कौन सा सी? कैस्पियन सी। आज आप देखिए वेयर इज कैस्पियन सी। He thought that by conquering India, he would also conquer the eastern boundary of the world. तो उसको लगा कि अब वो पूरी बिल्कुल दुनिया को ही जीत लेगा अगर उसने इंडिया को जीत लिया। तो आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईरान, ठीक है, मार्च्ड इनटू इंडिया थ्रू खैबर पास इन 326 BC एंड क्रॉस्ड इंडस इन 326 BC। तो जो इंडस रिवर है वो 326 BC में वहां पर पहुंचा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 4th century BCE। अगर आपको पूछा जाए कि भाई अलेक्जेंडर ने कौन सी सदी में कौन से ईसा पूर्व यहाँ पर किया था, तो फोर्थ सेंचुरी वुड बी दी आंसर। अब देखिए, अंबी वाज द रूलर ऑफ तक्षशिला, ठीक है, हु रेडियली सबमिटेड टू हिम, बट देयर वाज अ किंग पोरस। Porus did not submit it. He said कि okay, if you are Alexander of world, if you are saying that you are the Alexander Mahan, the Alexander Great, I am the Alexander Great. I am the Porus Great of this particular territory. So if you want to occupy my territory, just fight with me. So Porus की जो kingdom थी, it lied between Jhelum and Chenab river, and he refused to submit to Alexander. देखिए कितने महान रहे होंगे पोरस, जो इतने बड़े नेता से, इतने बड़े लड़ाके से भी नहीं डरे। अगर हम बात करें जो कैंपेन था आपका, जो ये हमारे हैं अलेक्जेंडर साहब, उनका कैंपेन देखिए आप। वैसे टेरिटरी तो लगभग लगभग उन्होंने बहुत, ये मैसेडोनिया यहाँ से वो स्टार्ट हुए बिल्कुल, और ऐसे चलते रहे। आप देख लीजिए, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। देखिए वो यहाँ पर पर्शिया में आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ये है, दिस इज द टेरिटरी गॉगमेला वेयर ही फॉट बैटल विद पर्शिया। ठीक है, एंड ही डिफीटेड विच राजा? पीछे मत देखना, डेरियस III। यार याद रखो भाई, याद रखो, तभी तो मजा आएगा आपको पढ़ने में।
याद रखना है चीजों को, रिकॉल कीजिए फटाफट। और देखिए ऐसे ऐसे पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इंडस पर आकर उनकी जो यात्रा है वो रुक जाती है। किसके कारण? पोरस के कारण। आइए देखते हैं कैसे रुकती है वो यात्रा। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बैटल ऑफ हाइडस्पस। अब हमें देखना है कि भाई वो कौन सा ऐसा रीजन था, कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने विच चैलेंज द अलेक्जेंडर द ग्रेट को। 326 बीसी में बैटल हुआ था। Porus fought bravely but lost the battle. Alexander, impressed by the bravery, reinstated him to his throne and made his ally. Then advanced as far as river Bias, wanted to move further but soldiers refused. ठीक है, आप एक चीज सीधी देख लीजिए। हुआ ये था कि पोरस प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर, but because of the beauty of his bravery, due to beauty of his bravery, Alexander got impressed and he said कि भाई तुम दोबारा राजा बने रहो, हम आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं। ठीक है, अब जो ये ग्रीक आर्मी थी उन्होंने आगे जाने से मना क्यों कर दिया? अदरवाइज तो भाई वो फिर इंडिया को भी कॉन्कर कर ही लेते ना। तो इट वाज ड्यू टू कि वो 10 साल से लड़ रहे थे। देयर वाज 10 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस फाइटिंग वॉर, वियरी एंड होमसिक। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डिजीज, बीमार हो गए थे। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ऑफ इंडिया। हाउएवर आप यूरोप का वेदर देखिए, इट इज एब्सोल्युटली कूल, इट्स एब्सोल्युटली कोल्ड। ठीक है, न्यूज ऑफ एनॉर्मस नंदा आर्मी एलिफेंट की बहुत बड़ी एक हाथियों की एक आर्मी है। एंड तो हुआ क्या कि वॉट एवर टेरिटरी ही कॉन्कर्ड अप टिल ब्यास और झेलम, he divided his territory into three parts and placed them under three Greek governors. He returned back to Persia and died there. बेबीलोन करके एक जगह है, कहा जाता है कि पॉइजनिंग से उसकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 32 इन 323 बीसीई। तो आप देखिए 32 साल की एज में इतने बड़े एम्पायर को स्थापित करना और बड़े बड़े पर्शियन जैसे एम्पायर, पर्शिया जैसे एम्पायर को ध्वस्त करना, इट इज नॉट अ केक वॉक, इट वाज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। सो दैट्स व्हाई सिकंदर इज कॉल्ड द ग्रेट। ठीक है, इसीलिए उसे द महान कहा जाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन की। देखिए इफेक्ट इंपैक्ट हर चीज का पड़ता है, वो भी हमें सब्सिक्वेंटली पढ़ते रहने हैं, साथ साथ पढ़ने हैं। अलेक्जेंडर इन्वेजन हैड आल्सो पेव्ड द वे फॉर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक। इससे पहले हम वी वर लिमिटेड टू पर्शिया, क्योंकि पर्शिया ने पहले अटैक किया। अब थोड़ा पर्शियन से आगे जाकर एक राजा है सिकंदर, उन्होंने अटैक किया, तो उनके साथ भी हमारे संबंध स्थापित हो गए। इट फैसिलिटेटेड द ट्रेड एंड कॉमर्स। अब जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स का एरिया है, इट गॉट वाइडन। कल्चरल इफेक्ट, ग्रीक आर्ट इन्फ्लुएंस्ड इंडिया फॉर लॉन्ग। ये हम जब आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर लेंगे वहां पर देखेंगे कि हाउ द इफेक्ट ऑफ ग्रीक्स have still there in our art and culture. Encouraged political unification of India under Mauryas। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा भाई, पर्शियन जो साइरस थे जिन्होंने सबसे पहले वेस्ट ऑफ जो इंडस का पार्ट था, हाउ कुड ही कॉन्कर दैट? बिकॉज ऑफ द डिसयूनिफिकेशन। लेकिन अब तक थपेड़े खा खा के यहाँ के छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनके राजाओं को समझ आ गया था कि भैया अगर हम ऐसे ही लड़ते रहें तो इट इज इम्पॉसिबल, हम कभी उनको रिप्लाई दे ही नहीं पाएंगे। बहुत एक जो कहते हैं ना करारा जवाब, वो मिलेगा ही नहीं जो भी बाहर से हम पर आक्रमण करेगा। बट दिस वॉज बीइंग अंडरस्टूड बाय द मौर्यन रूलर्स। तो लेट्स मूव अहेड। अब पढ़ते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर्स के बारे में जानने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लेट अस गो थ्रू देम। कौटिल्यास अर्थशास्त्र, लिटरेरी सोर्सेज की बात कर रहे हैं हम। कौटिल्यास अर्थशास्त्र कंटेन्स 15 बुक्स एंड 180 चैप्टर्स। इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस called king. One was king and his council, civil and criminal law, and diplomacy of war. So it is like कि भाई जैसे king and his council is something which can be correlated to today's council of ministers. council of ministers आपको कहाँ देखने को मिलती है बताइए? Vishakadatta's Mudra Rakshakas. Vishakadatta is a drama in Sanskrit. ठीक है, it describes how Chandragupta with the assistance of Kautilya overthrew the Nandas, but written in Gupta period. ये आप ध्यान रखिएगा, it was written in Gupta period. ये एक रेफरेंस देता है। अब जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। सी किसी भी व्यक्ति के पीछे जो हाथ होता है ना, वो एक बहुत बड़े गुरु का होता है। हम आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इकोनॉमी। यहाँ पर देखिए आप कितने 100 बिल्कुल 80 चैप्टर, एक एक चैप्टर शायद बहुत ही डिटेल में होगा। अब इतनी
बड़ी जो किताब, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ना तो हमारे बस की बात नहीं है। एटलीस्ट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम, पढ़ तो कोई भी सकता है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं, जो मैगस्थनीज था उसने एक बुक लिखी थी, इंडिका। मैगस्थनीज कौन था? वी विल स्टडी इट। एडिक्ट्स ऑफ अशोका जो है, दे आल्सो प्रोवाइडेड अस द evidences of Maurya Empire. Now time has come to start with the political history of the Mauryas. अब हम मौर्यास की एक जो राजनीतिक या जो पॉलिटिकल हिस्ट्री उसको समझने की कोशिश करेंगे। सी एवरीथिंग ऑन स्लाइड्स इज एग्जाम ओरिएंटेड। यू मस्ट बी, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू मस्ट बी मेकिंग नोट्स, और जो आपने अपने लेक्चर है, आपने जो स्टडी प्लान है, यू मस्ट हैव अपडेटेड एंड मॉडिफाइड योर स्टडी प्लान। आपको पढ़ते रहना है, आपको रिवाइज करते रहना है, आपको लिखते रहना है, और आपको आगे बढ़ते रहना है, और कमेंट भी करते रहने हैं, मुझे ईमेल भी करते रहने हैं। ईमेल के लिए आपको मैंने ईमेल आईडी पहले बता दी थी, इनकेस आपको फिर लिखनी है मैं आज एंड में बता दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। अब आप ध्यान रखिएगा, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे चंद्रगुप्त को समुद्रगुप्त से कंफ्यूज मत कर देना भाई, वो तो बहुत अलग जाके है, वो गुप्ता पीरियड में जाकर आते हैं। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहीं पर समझ लेनी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 बीसी तक राज किया। He founded empire by defeating Nandas with the help of Kautilya. देखिए मैं कह रहा था, success of any leader or success of any person is somewhat related to his guide as well. तो ठीक है, एक बिना अच्छे गुरु के आपका सफल होना is something which is challenging. This is what I do believe. ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, but yes, to great extent you need a great guide, you need a great preacher, you need a great guru. 305 बीसी में ही मार्च्ड अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर्स गवर्नर कंट्रोलिंग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड डिफीटेड हिम। ठीक है, सीधी सी बात है, हमने अभी भी पढ़ा कि जो ग्रीक थे दे कुड नॉट स्टे हियर, तो उन्होंने टेरिटरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक नॉर्थ वेस्टर्न वाली टेरिटरी थी, इट वॉज पुट अंडर द गवर्नर सेल्यूकस निकेटर। लेकिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको ध्वस्त किया। सेल्यूकस गेव चंद्रगुप्त ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये एरिया है विच वाज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय होम चंद्रगुप्त मौर्य, एंड एरिया वेस्ट ऑफ इंडस। ठीक है, वेस्ट ऑफ इंडस का जो एरिया था, जो डेरियस ने ऑक्यूपाई किया था, साइरस ने ऑक्यूपाई किया था, वो भी दे दिया किसको? चंद्रगुप्त को, प्लस दे दी अपनी बेटी हेलेना, हिज डॉटर टू मौर्यन किंग। अपनी बेटी हेलेना का उससे विवाह रचवा दिया, शादी करवा दी भाई ने। मैट्रिमोनियल अलायंस वंस अगेन केम इनटू प्ले। ठीक है, एंड इनफैक्ट द रियल पॉलिटिकल यूनिफिकेशन अगर मैं कहूं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इट टुक फर्स्ट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और in total Mauryan empire was the one who actually founded the ground, or who actually prepared the ground for political unification of Indian subcontinent. In return भैया ससुर को कुछ तो देना था, so he gifted 500 elephants, 500 हाथी दिए। Megasthenes was sent to his court as Greek ambassador। तो जैसे आप कह सकते हो ना, आपने एक वो वंदन मूवी देखी है सलमान खान की, तो उसमें उसको उसकी बहन के साथ ही भेज दिया जाता है। तो ये ऐसे ही बेचारा मेगास्थनीज था, बट ही वाज अ लर्न्ड मैन। यहाँ पर डिफरेंस ये है, ही वाज अ लर्न्ड मैन एंड ही वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। हालांकि ये कोई उसका भाई नहीं था भाई, ये इस चीज को समझिए आप, ये हेलेना का भाई नहीं था। ग्रीक राइटर जस्टिन कॉल्ड चंद्रगुप्त एज सेंड्रोकॉटस। वो उनको उन्होंने ना देखो अपने नए नए नाम दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है सेंड्रोकॉटस दे दिया चंद्रगुप्त को, और हमने पीछे देखा हाइडस्पस दे दिया है किस रिवर को नाम उन्होंने। कमेंट बॉक्स में लिखो यार झेलम को नाम दिया है भाई, ऐसे मत करो फिर तो झेलम झेल हो जाएगी, झेलम झेल। ऐसी छोटी छोटी चीजें यू मस्ट नो देम, यू मस्ट लर्न देम इन फर्स्ट इंस्टेंस। embraced Jainism and stepped down from the throne, not throne, it is throne in favor of his son Bindusara. बिंबिसारा और बिंदुसारा को कंफ्यूज मत करना, बिंदुसारा is from Mauryan dynasty and Bimbisara is from Haryanka dynasty. Bhai, he was the founder and he went to Mysore with Jain monk Bhatrabhau and starved himself for death. जब तक नहीं मरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो ही वॉज अ ग्रेट लीडर। ठीक है, आप देखिए कि इतनी छोटी उम्र में, कहा जाता है कि स्टोरीज बहुत ज्यादा है बट उन पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं अभी। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो कौटिल्य जी थे वो नंदा डायनेस्टी में एक बहुत छोटे तबके में रहते थे,
और इन्होंने इनकी इंसल्ट की थी, तो इट वाज बिकॉज ऑफ हिज दैट इंसल्ट दैट ही प्रिपेयर्ड दिस चंद्रगुप्त मौर्य, एंड उन्होंने उनके जो साम्राज्य को उखाड़ फेंका। ठीक है, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आप देखें तो इट इज द ब्यूटीफुल स्कल्पचर विच आई हैव कलेक्टेड फॉर यू पीपल फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है वहां से ये मिला है। और देखिए इस पे पता है क्या लिखा है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। द शेपर्ड बॉय चंद्रगुप्त मौर्य ड्रीमिंग ऑफ इंडिया ही वॉज टू क्रिएट। तो देखिए क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात लिखी है। एक बार फिर रिपीट करता हूं आपके लिए, पढ़ता हूं, लिख लीजिए इसको। द शेपर्ड बॉय चंद्रगुप्त मौर्य ड्रीमिंग ऑफ इंडिया ही वॉज टू क्रिएट। ठीक है, देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है। और आप देखिए आपको भी आज ऐसा ही कुछ एक सपना देखना है कि आप किस तरीके का देश चाहते हो, आप किस तरीके की एक फैमिली चाहते हो, आप किस तरीके का एक लाइफस्टाइल चाहते हो, और उसी अनुरूप यू आर सपोज टू थिंक एंड एक्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त के टाइम पे व्हाट वाज द एम्पायर। अब देखिए, अब देखिए आप, ये जो 16 महाजनपदाज है वो कहीं मतलब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए कि कितना वास्ट एम्पायर इनका रहा होगा। अब करते हैं बिंदुसारा की बात। बिंदुसारा सक्सेडेड, बिंदुसारा वाज द सेकंड टू चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसारा वाज कॉल्ड बाय ग्रीक्स एज अमित्रघात, मतलब स्लेयर ऑफ एनिमीज। ही वाज द स्लेयर ऑफ एनिमीज, वो मतलब अपने शत्रुओं को नहीं छोड़ता था। ही कॉन्कर्ड द डेक्कन अप टू मैसूर। ठीक है, रिसीव्ड डेमिकस डेमिकस एज एम्बेसडर एंड रिप्लेस्ड मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वही भैया है जिन्होंने इंडिका लिखी है भाई, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी तो है। अब जो फॉरेन राइटर्स की किताबें हैं, व्हाई आर दे सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे वर नॉट बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय इंडियन किंग्स, so whatever accounts they have given, they are less exaggerated. However, the component of exaggeration is there, but they are less exaggerated. उन्होंने कम मतलब ऐसे बेफिजूल की तारीफें की है, और जो एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड है, और जो एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड नहीं बट जो एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दैट टाइम है, एंड दैट हैज बीन ब्रॉट टू फोर। So that Damicus replaced Megasthenes, and he was and Bindusara appointed his son Ashoka as the governor of Ujjain। बताइए मुझे, उज्जैन इज राजधानी ऑफ विच महाजनपदा? फटाफट फटाफट बताओ यार, कहीं अवंती की तो नहीं थी? बता दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में। एंड बिंदुसारा वॉज द फॉलोअर ऑफ आजीविका फिलोसफी। जैसे भाई मैंने कहा था ना, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, इस तरीके के उस समय लगभग 60-62 सेक्ट्स थे। सो ही चोज टू follow the instruction or follow the philosophy of Ajivikas. So now we are going to study about the one of the great rulers of India, Ashoka the Great. ठीक है, he ruled from 273 to 232 BC. His victorious war with Kalinga, present-day Orissa, in 261 BC, and the effects of war were described by Ashoka himself in Rock Edict number 13. एग्जाम दृष्टि से याद है, मतलब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। He embraced Buddhism under the influence of Buddhist monk Upgupta. उपगुप्ता का दूसरा नाम क्या है? मोगलीपुतिस, मोगलीपुतिसा। He appointed a class of administrative officers known as राजुकाज। ठीक है, राजुकाज कहते हैं इन्हें, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। इन्होंने ही अपॉइंटेड सच पीपल एंड वेस्टेड विद द पावर ऑफ रिवॉर्डिंग एंड पनिशिंग पीपल व्हेन वेयर एवर नेसेसरी। He set up a very high ideal for himself as paternal kinship for the father of all। तो ये अपने आप में अपनी तारीफ भी करते थे, जैसे कभी कभी मैं भी शायद कर देता हूँ। अब देखिए मैं अशोका तो नहीं हूँ, बट होता है थोड़ी, हालांकि मैं मजाक के लिए कर रहा हूँ। और थोड़ा देखिए ऑन लाइटर नोट पे थोड़ा मजाक भी जरूरी है, अदरवाइज इतना लेक्चर को सस्टेन करना इज नॉट दैट इजी एज वेल। ये आप देख सकते हैं अशोका का जो एम्पायर है कि कितना बड़ा एम्पायर रहा इनका। हालांकि ये वही बात है, मौर्यन एम्पायर वाली बात है, तो इट इज जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। ये कलिंगा वाला एरिया यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने अटैक किया था 261 बीसी में, एंड यू कैन सी द एंटायर रीजन ही रूल्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा एम्पायर था, और शायद इतने बड़े एम्पायर को रूल करने के लिए यू हैव टू बी रियली ग्रेट। So now we will discuss about the Ashoka। ठीक है, अशोका और बुद्धिज्म का क्या रिलेशन था? बिकॉज ही embraced the बुद्धिज्म ना, एंड अंडर whose लीडरशिप, मतलब मॉन्क कौन थे? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो बुद्धिज्म इतना राइज क्यों हुआ, जैनिज्म इतना राइज क्यों नहीं हो पाया? इट वाज बिकॉज ऑफ
सच लीडर कि भाई जब इतने बड़े राजा ने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया तो अल्टीमेटली इसकी प्रजा को तो ज्वाइन करना ही था। सो दीज आर दी फैक्टर्स। अब आपको चीजों को कनेक्ट करते चलना है। तो his conversion to Buddhism was gradual, not immediate, as Ashoka became a Sakya उपासक, lay disciple, और उसके 2.5 साल बाद he became a bhikshu and then he gave up hunting। तो ऐसा नहीं था। देखिए अशोका तो रूलर थे। दिस इज द साइन, दीज आर द साइंस ऑफ हिज ग्रेटनेस, कि इतनी ताकत होने के बावजूद भी he did not directly become the monk। ठीक है कि भाई बहुत बड़े वो महान मॉन्क नहीं बने। वो चाहते तो he could have इनफैक्ट he could have replaced whom, he could have replaced बुद्धा। भाई क्या ही हो रहा है कि नहीं जी आज से बुद्धा, आज से मुझे अशोका नहीं बुद्धा कहिए, तो जनता को तो बुद्धा कहना पड़ता। लेकिन फिर वो सिस्टमेटिकली वो बुद्धा की जगह बुद्धू अपीयर होते। बट उन्हें होना क्या था, महान होना था, उन्हें ग्रेट होना था, अशोका दी ग्रेट कहलाना था। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है ना, आई विल फॉलो द बेसिक टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म। यही कारण रहे उनके महान बनने के। He constituted Dhamma yatras to Sarnath, Bodh Gaya, and Lumbini. He appointed special officers, Dhamma Maha Mantras, to propagate Dhamma among various social groups। धम्मा क्या है हम पढ़ेंगे। आप यहां से एक चीज देखिए, ठीक है। दिस शोज दी shrewdness ऑफ दिस पर्टिकुलर लीडर, कि उस समय धम्मा जैसा अगर एक पॉलिसी आई, धम्मा जैसी पॉलिसी वो लेकर आए, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए ही कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल ऑफिसर्स। लेकिन इसको अगर हम कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आज इंडिया में जो कोविड से जूझ रहा है पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, बट इंडिया इज द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बिकॉज ऑफ कोविड-19 की जो सेकंड वेव है। आज यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेके इतना डर है क्योंकि जो लीडर्स है दे आर नॉट कमिंग फोर्थ। उनको इस तरीके से आगे आना चाहिए था। स्पेशल ऑफिसर्स, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब स्पेशल जो लीडर्स है, दे शुड हैव कम फॉरवर्ड। अब आप ये मत कहिए कि जो हॉस्पिटल वाले आ रहे हैं, भाई इट इज देयर मजबूरी, इट इज देयर हेल्पलेसनेस। हम उनको कह तो रहे हैं कि दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, बट इट इज, आई कैन से कि भाई जो सारे के सारे एम्प्लॉयज है, दे आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पैट्रियोटिक, बट इट हैज बिकम कंपल्शन। I am talking about the quality of a leader. I am talking about the greatness of a leadership। कि जो आपकी लीडरशिप है, अभी क्या काम था, अभी लीडर्स को आगे आना चाहिए था। जो आपका पूरा ये कोरोना का जो वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम है, इसको पूरा का पूरा आपको एक पूरी टीचिंग वाली मोड पर करना चाहिए था, पूरा अवेयरनेस फैलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और आज आप देखिए वैक्सीन लगाने से लोग डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। बहुत बहुत ही कम एक वैक्सीन का रेट है। तो आप देखिए कोरिलेशन समझ पा रहे हो आप कि 3rd सेंचुरी में अशोका क्या कर रहे हैं। अशोका हैज अपॉइंटेड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्रमोट समथिंग व्हिच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और आज भी इन 21st सेंचुरी वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम सच ग्रेट लीडर हु रूल्ड इन इंडिया। However, we have learned something or many things from Europeans who ruled us, who colonized us for 200, 300 or 400 odd years। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। His son Mahindra and daughter Sanghamitra, he sent them to Sri Lanka, who planted branches of original Bodhi tree there। ठीक है। ये प्रचार के लिए, भाई जो आपका प्रचार प्रसार करना है ना आपको धम्म पॉलिसी को लेके, उसके लिए। एंड ही कन्वीन्ड 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र टू स्ट्रेंथन संघा। ठीक है। जो संघ थे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ही कन्वीन्ड दैट पर्टिकुलर। तो वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड दी अशोका धम्मा। अब हम अशोका का जो धम्म है उसको धम्मा की समझने की बात करेंगे। एक चीज यहाँ पर जो हम आपको समझ लेनी है, एग्जामिनर आपको एक टर्म और देकर कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, दैट इज दीन ए इलाही। दीन ए इलाही वाज अ डिफरेंट रिलीजन, इट वाज अ न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाय अकबर। लेकिन जो धम्मा था ना, धम्मा वाज नॉट अ न्यू रिलीजन। ये इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। धम्मा वाज नॉट अ न्यू रिलीजन, रादर इट वाज अ पॉलिसी ऑफ अशोका। So it was a way of life, a code of conduct and a set of principles to be adopted and practiced by the people at large। सीधी सी बात है। उन्होंने कहा कि आपका जो वे ऑफ लाइफ है वो कैसा होना चाहिए। लेट अस फॉर्मुलेट अ पॉलिसी। आपके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के यू शुड लीड अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्मा वर क्लियरली स्टेटेड इन हिज एडिक्ट्स। उसने जो रॉ पिलर्स बनाए थे, एडिक्ट्स बनाए थे। एंड हिज एम वाज टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस। देखिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट
वर्ड्स हमने पढ़े हैं, वन इज सोशल ऑर्डर एंड अदर वन इज द बेसिक टॉलरेंस। आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडियन स्टेट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ सेक्युलर स्टेट। तो आप देखिए जो सेक्युलरिज्म था, इट वाज आल्सो प्रेवलेंट इन इन अशोका's रेन। तो हो क्या रहा है कि अब चीजें इवॉल्व होने लग गई है। लेकिन आप अशोका की धम्मा की ब्यूटी देखिए। अशोका ये नहीं कह रहा है कि भाई अगर मैंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया है तो यू पीपल आर सपोज टू अडॉप्ट बुद्धिज्म, या वॉट एवर पॉलिसी वी आर फॉर्मुलेटिंग दैट इज पर्टिकुलरली फॉर बुद्धिस्ट सेक्ट। ऐसा नहीं कह रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज पॉलिसी। वो टॉलरेंस की बात कर रहा है कि ईच वन ऑफ अस शुड नो दी बेसिक टेनेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। कि भाई जब सारे स्कॉलर्स उन्होंने बुलाए धम्मा पॉलिसी को बनाने के लिए, तो उन्होंने अपने अपने रिलीजन, हिंदुइज्म ने अपने बेसिक प्रिंसिपल बताए, जो इस्लाम था उन्होंने अपने बेसिक प्रिंसिपल बताए होंगे, और भी जो छोटे छोटे सेक्ट थे, बुद्धिस्ट ने अपने, जैन वालों ने अपने बताए, आजीविका वालों ने अपने बताए। तो जो पुट टुगेदर एक जो बहुत अच्छी पॉलिसी थी, दैट हैज बीन प्रोपोगेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द आम आदमी। ठीक है। सर्विसेज टू, अब ये थे, दीज आर द टेनांट्स। मैं इनको एक एक करके पढ़ूंगा, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। सर्विस टू फादर एंड मदर, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, लव ऑफ ट्रूथ, रेवरेंस टू टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स। थोड़ा तेज हो जाए तो आप वीडियो को रोककर अपने नोट्स बना सकते हैं, दोबारा भी इसको रिपीट कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड फेस्टिव गैदरिंग्स एंड अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। तो what were he referring to? So what was he referring to was that कि भाई जो meaningless चीजें, you are not supposed to do them. Efficient organization of administration in the direction of social welfare. अब देखिए आप welfare state की बात कर रहे हैं, in the direction of social welfare and maintenance of constant contact with the people through system of धम्म यात्राज, कि लोगों से संपर्क भी बनाए रखना है और सोशल सोशल जो वेलफेयर है वो करना है। आज आप मुझे बताइए भारत के कौन से भाग में, भारत के संविधान के कौन से पार्ट में सोशलिस्ट स्टेट या सोशल वेलफेयर स्टेट होने की बात भारत के संविधान में लिखी गई है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स बाय मास्टर्स एंड प्रिजनर्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो वो कह रहे हैं कि आज आप जो भी ट्रीटमेंट करोगे बहुत इंसानों की तरह आपको पेश आना है, चाहे वो आपका नौकर है, चाहे वो जेल के जो कैदी है। अभी तो हमने क्या देखा कि जो आपका वो कौन सा कांड हुआ था एक तेलंगाना में, मुझे वो भी बताइएगा, जहां पर एनकाउंटर कर दिया था कुछ गुंडों का, तथाकथित रेपिस्ट का। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट एज अभी, बट आप बताइएगा क्योंकि ये करंट की चीजें हैं, दे कुड आल्सो बी ऑफ इंपॉर्टेंस व्हाइल राइटिंग मेंस आंसर। एंड so consideration and non-violence to animals and courtesy to relations and liberality to Brahmins। तो आप देखिए कि हर सेक्ट को he is giving due importance, he is giving due courtesy। ये saying कि भाई किसी को नीचा नहीं दिखाना है, be friendly with each of the sects। इनफैक्ट ब्राह्मण्स को, जिनकी तब सुप्रीमेसी चल रही थी, उस तक को उन्होंने मतलब ऐसे सेक्ट को भी ही सेड कि वी मस्ट ट्रीट देम वेरी फ्रेंडली। टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टेड ऑफ थ्रू वॉर। इन्होंने कहा कि भैया पॉलिसी से आप लोगों का दिल जीतिए, अब काम से दिल जीतिए, अब गर्दन काट के दिल नहीं जीतना है, फिर तो दिल की तो हत्या हो जाएगी। तो आपको दिल जीतना है, मारना नहीं है। और इनकी पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल रही? Kandhar inscription speaks of success of his policy कि he urged from people कि hunters and fishermen gave up hunting and begin practicing agriculture। उसने रिक्वेस्ट की राजा ने कि भाई आप ये काम छोड़ दीजिए, उन लोगों ने छोड़ दिया। तो दिस शोज द इम्प्लीमेंटेशन की भाई, दिस शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज पॉलिसी। तो आपको चीजों को समझना है। थोड़ा ये जरूर लंबा हो रहा है लेक्चर, बट देखिए मैंने फिर कहा कि आई एम एमिंग एट होलिस्टिक कवरेज ऑफ दी सिलेबस। तो लेक्चर थोड़े लंबे होंगे, ये बहुत ही लाजमी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप थी। ठीक है, तो हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट विद स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मौर्यन एम्पायर। मोनार्की वाज सपोर्टेड बाय कौटिल्य। ठीक है, जो कौटिल्य एडवाइजर थे, ही सपोर्टेड द मोनार्की। However, he didn't stand for royal absolutism and advocated that king should take advice of his ministers।
और हिज मिनिस्ट्री, कि भाई जब जरूरत है तो आपको यू मस्ट कंसल्ट योर मिनिस्टर्स, क्योंकि अब सारा ज्ञान आपको ही थोड़ी ना है। आपको भाई कुछ कुछ अच्छी बात मैं बता दूंगा, कुछ अच्छी बात आप बता दोगे, वैसी कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों से सीखना चाह रहा हूं, पर आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करते ही नहीं हो। कुछ लिखिए, आप जरूर लिखिए, चाहे इसकी समरी लिख लीजिए, कुछ तो लिखिए भाई, क्योंकि लिखते रहना, ये एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग 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 एंड राइटिंग। काउंसिल भी तब उन्होंने एक एस्टेब्लिश की थी, मंत्री परिषद कहा जाता था। इट कंसिस्टेड ऑफ पुरोहित, महामंत्री, सेनापति एंड युवराज। सिविल सर्वेंट्स को तब क्या कहा जाता था? अमात्यास। ठीक है, अमात्यास कहा जाता था। तो सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना, दे आर सॉर्ट ऑफ बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। अगर इन ऑर्डर टू execute things efficiently, it is this civil servant वाली जो लीग है ना, they are of great importance. However, we all are also striving to be among them. देखते हैं कितनी सफलता हमें मिलती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो समर्थ जो थे, दे वर द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट, ये नाम है। अब मैं यूं के यूं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको उसी तरीके से याद रख लेने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। सानिध्या वॉज दी चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस, ये स्टोर हाउस होगा। टैक्स रेट जो था 1/6 to 1/4 ऑफ प्रोड्यूस था टैक्स रेट। अब देखिए टैक्स आना शुरू हो गया है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू भाई, पास्टोरल लाइफ की तब आप टैक्स का क्या करोगे, बट डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई, आयरन से आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर से अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास फूड आ रहा है, जो फूड सरप्लस में आ रहा है, राजा कह रहा है थोड़ा मुझे दे दो, आर्मी मेंटेन करनी है, इन रिटर्न आपको बचाऊंगा, फोर्टिफिकेशन करूंगा, और जो किंगडम से उनसे लड़ूंगा। तो अल्टीमेटली टैक्स सिस्टम इवॉल्व। और आप देखिएगा इनिशियली जो सर्वाइवल ऑफ किंगडम्स हुआ, दैट वाज बेस्ड ऑन टैक्स एज वेल, और अगर डिक्लाइन हुआ, इट वाज बिकॉज ऑफ द ऑप्रेसिव टैक्स रेट्स एज वेल। ठीक है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अध्यक्षाज उन्हें कहा जाता था। तो भाई दे हैव अ वेल एस्टेब्लिश्ड जुडिशरी इन प्लेस। चीफ जस्टिस वाज कॉल्ड धर्माधिकारी। सिविल कोर्ट्स थे, क्रिमिनल कोर्ट्स थे। सिविल कोर्ट्स वर के जो हेड थे, देवर कॉल्ड धर्मास्थ थे, और जो क्रिमिनल के थे, देवर कॉल्ड कंठक कंठक शोधक। ठीक है, कंठक शोधक थे। अब प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे, देवर अपॉइंटेड फ्रॉम रॉयल फैमिलीज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रादेशिक को अपॉइंट किया गया था, एंड ही वाज असिस्टेड बाय राजुकाज एंड युक्ताज। जो विलेज एडमिन था, इट वाज ग्रामीणी, और हेड ऑफ 2 4 5 10 15 विलेजेस का था, इट वाज गोपा। गोपा वी हैव ऑलरेडी एनकाउंटर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। आप मुझे बताइए कमेंट में कि वेयर डिड वी एनकाउंटर्ड गोपा एंड व्हाट डज इट मीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्मी किस तरीके की तब थी? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टू मेंटेन वास्ट किंगडम एंड फ्रंटियर्स। दिस एंटायर थिंग we have found where the mention of this literature has been found in Indica, Indica book which was written by Megasthenes। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, 6 लाख सोल्जर्स से सोचिए आप, थर्ड सेंचुरी में, फोर्थ सेंचुरी में 6 लाख सोल्जर्स, 30,000 कैवलरी थी, 9,000 एलिफेंट्स थे फॉर वॉर। वेल डेवलप्ड स्पाई सिस्टम था, सोचिए आप, वेल डेवलप्ड स्पाई सिस्टम, जैसा आज रॉ है ना हमारा इंडिया का, तो तब था गौद पुरुषा वॉज दी स्पाई सिस्टम ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। देखिए हम इतना आज जो डिटेल स्टडी कर पा रहे हैं ना मौर्यन एम्पायर की, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ द आर्ट एंड कल्चर ऑफ मौर्य। इससे पहले देखिए हमने कहां पर पढ़ा? हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा, जहां पर हमें कुछ रिमेन्स मिले। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट किए, और तब जाके हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद से और आपका बुद्धिज्म और 6th सेंचुरी बीसी तक, इन द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, आपको इस तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। वट एवर वी हैव फाउंड दैट इज लिटरेरी, सिर्फ किताबें हैं जो सर्वाइव कर पाई है। लेकिन यहां से आर्ट एंड कल्चर कैसे सर्वाइव हो पाया? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ स्टोन इज लॉन्ग लास्टिंग। दैट इज वाई द मॉन्यूमेंट्स विच वर मेड और विच वर कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन्स stayed for long। ठीक है, so use of stone to make monuments started in time of Ashoka। highly polished monolithic slightly tempering rock pillars started। अब देखिए मोनोलिथिक जो ये कल्चर था, where did we borrowed it from? बताइए मुझे। सारनाथ पिलर। अब देखिए अब ऐसे पिलर्स आते रहेंगे, क्योंकि अब हमने क्या कर लिया, हमने we have borrowed something from Persia, और we are starting। भाई देखो जुगाड़ करने में तो इंडिया इज नंबर 1 ना, तो तब
अब भाई जब जैसे हमारे पूर्वज रहे होंगे वैसे वैसे ही गुण हम में भी आगे चलते आ रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो सारनाथ पिलर की अगर हम बात करते हैं, 4 लॉयन स्टैंडिंग बैक टू बैक विद स्मॉल लॉयन, एक लायन है, एक एलिफेंट और एक बुल है एंड एक हॉर्स है, ठीक है, इन अ सर्कल। अब आपको समझ आ रहा है ये क्यों इस तरीके की चीजें आपके लिए मेंशन की हुई है यहाँ पर। लोमस ऋषि केव्स इन बाराबर हिल्स नियर बोध गया प्रेजेंटेड टू आजीविका सेक्ट। ये आपको मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द रेमेनेंट्स ऑफ दिस मौर्यन पीरियड, जो हम आज तक जिसके बेस पर हम स्टडी कर रहे हैं। रिमेन्स ऑफ पिलर्ड पैलेस एट कुमराहार नियर पटना, ठीक है। सैंडस्टोन फॉर मोस्ट पिलर्स केम फ्रॉम चुनार एंड चुनार इज इन वेयर, इट इज नियर वाराणसी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें। तो ये देखिए आप, आपके लिए मैंने फोटो लाया, दीज आर दी बाराबर हिल्स, यू जस्ट लुक एट दी एक्सक्विजिटनेस ऑफ आर्टिसियन, कितना बढ़िया उन्होंने काम किया है। एंड दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ दिस केव। तो आप सोचिए कि किस तरीके का तब आर्ट एंड कल्चर पर काम होता था। अब दिस इज द गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इट हैज बीन रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब मुझे बताइए अब गिरनार कहाँ है, आप देख रहे हो रॉक इंस्क्रिप्शन, कुछ ना कुछ आपको ये इसमें लिखा हुआ मिल रहा है। अब हम देखो समझ तो नहीं पाएंगे। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, गिरनार इज लोकेटेड वेयर, मैं रेफरेंस देता हूँ, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देख रहे हो, जब ऐसे सबूत हमें मिल रहे हैं, इट शोज अस द एक्सटेंट टू विच मौर्यन एम्पायर वाज फ्लरिश्ड। चैत्या, ये हम बात कर रहे हैं कि अभी मौर्यन एम्पायर कैसे एस्टेब्लिश हुआ, अशोका के टाइम की ही बातें चल रही है। चैत्यास एंड विहारास वर कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका फॉर बुद्धिस्ट पीपल, ठीक है। चैत्यास वर प्रेयर हॉल्स एंड विहारास वर डॉर्मेटरी फॉर मॉन्क्स टू स्टे। सांची एंड मेनी अदर स्तूपास वर बीइंग बिल्ट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सांची स्तूपा। जब हम आगे आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो ये जो पूरा सांची स्तूपा है ना, इसकी एक एक चीज को बहुत इलेबोरेटरी, बहुत इलेबोरेट तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बर्न्ट ब्रिक टू मेक स्ट्रक्चर्स एंड रिंग वेल, लार्ज नंबर ऑफ पंच मार्क coins has been found as well, ठीक है। टेराकोटा artifacts has also been found from this particular। अब हम एडिक्ट्स ऑफ अशोका पढ़ेंगे। इनको सेपरेटली पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज दे आर 33 इन नंबर्स, तो इनकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। 33 इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर्स प्लस बाउल्डर प्लस केव, हमने देखा ना, जैसे गिरनार हैज बीन रिटन ऑन अ पर्टिकुलर सिलेट, मतलब एक पूरे पत्थर पर लिखी है, कुछ पिलर्स पर लिखी है, कुछ केव्स में है। प्रकृत जो लैंग्वेज थी, इसकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। प्रकृत लैंग्वेज का जिक्र क्यों आ रहा है, क्योंकि इन लैंग्वेजेस को यूज करके ही हैज रिटन हिज इंस्क्रिप्शंस। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की बात करें तो जो वहां पर लिखे हुए हैं देवर इन खरोष्टी, ठीक है। नेम ऑफ अशोक, अब देखिए ये जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं ना, देवर रिटन टू प्रमोट दी धम्मा, कि भाई उन पर लिखा हुआ है, उन पर गढ़ा हुआ है कि यू मस्ट सर्व दी सर्वेंट्स वेरी ह्यूमैनली, यू मस्ट ट्रीट योर पेरेंट्स वेरी एम्फेटिकली। तो आपको बहुत एम्फेथी दिखानी है, बहुत सिंपैथी दिखानी है, बहुत अच्छे से व्यवहार करना है। तो ये इसका भाई प्रचार प्रसार भी तो करना था ना। अब यूं थोड़ी ना कि पॉलिसी बना दी और किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो जो पूरा एम्पायर था इनका, ये रॉक एडिक्ट्स वर सर्कुलेटेड इन एंटायर टेरिटरी ऑफ मौर्य, जो मौर्यन की टेरिटरी थी, ठीक है। नेम ऑफ अशोका अकर्स ओनली इन फ्यू माइनर एडिक्ट्स, ठीक है। अशोका का, अशोका ही जो नाम है वो बहुत माइनर एडिक्ट्स में मिलता है। मोस्ट एडिक्ट्स मेंशन हिम एज देवन, देवन में पियादसी, ठीक है। जो देवन में पियादसी का मतलब होता है डियरर टू गॉड, कि भाई जो भगवान का प्यारा है वो है अशोका। तो उसने अपने लिए एक नाम खोज लिया। इनफैक्ट जेम्स प्रिंसेप हु डिसाइफर्ड the first inscription of Ashoka, who was first to decipher inscription of Ashoka, got confused। उसे लगा कि क्या ये कोई अलग राजा है, कि एक जो रिसर्च करने के बाद पता चल रहा है कि कुछ एडिक्ट्स तो ऐसे जिन पर लिखा है अशोका, बट कुछ में लिखा है देवनम पियादसी, देवनम पियादसी। सो James Prince, so James Prince got confused, and when did he decipher these inscription in 1837। तो ये आपको याद रखने हैं। ये देखिए यू कैन सी, आप देखिए मैं कह रहा था ना, कालसी, कालसी इज लोकेटेड हियर इन प्रेजेंट डे, इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉट उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। इट इज जस्ट एडजेसेंट टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दीज आर दी मेजर रॉक एडिक्ट्स। देखिए आप, माइनर रॉक एडिक्ट्स है, पिलर्स है। तो दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज, आप देख लीजिए एक बारी, इट विल गिव यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो आप देखिए कहां कहां तक उन्होंने अपना
जो धम्माका मैसेज है उसको पहुंचाया था विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। देखिए इतने बड़े साम्राज्य का भी डिक्लाइन हो सकता है। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू लर्न। हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। वट एवर लिटल और वट एवर बिग वी हैव, वी मस्ट नॉट बी वेरी लाइक ओवर रीच्ड विद वट एवर रिसोर्सेज वी हैव। अब देखिए मौर्य जैसा एम्पायर भी डिक्लाइन हुआ, उसका भी वो भी विध्वंस हुआ। और देखते हैं कि कैसे हुआ। अशोका प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज, अहिंसा। अब एक अगर राजा अहिंसा की बात करेगा तो भैया फिर लड़ोगे कैसे? जो अगल बगल के लोग हैं, जो अगल बगल के राज्य हैं, चाहे छोटे ही है, दे विल स्टार्ट फाइटिंग, दे विल स्टार्ट रिवोल्टिंग। ठीक है, वीक सक्सेसर। अशोका के बाद कोई बहुत तगड़े ऐसे राजा नहीं आए हु कुड प्रोवाइड द लीडरशिप। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स एंटागोनाइज्ड ब्राह्मण। भाई ब्राह्मणों का तो ये लिवलीहुड का रिसोर्स था, अब आपने इसे ही बंद कर दिया। आपकी धम्मा पॉलिसी क्या कह रही है? आपकी धम्मा पॉलिसी कह रही है प्लीज डोंट कंडक्ट मीनिंगलेस सेरेमनीज। तो मीनिंगलेस सेरेमनीज का मतलब क्या था? भाई जो बुद्धिज्म था उसने यही कहा था कि ये जो इस तरीके के हिंदुइज्म में जो कंडक्ट हो रहे हैं, जो सेरेमनीज हो रही है, दे आर नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। ये जो रिचुअल्स हो रहे हैं, सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, दे आर नथिंग, क्योंकि बुद्धा ने तो गॉड की एग्जिस्टेंस को मना ही कर दिया। अब पुष्यमित्र शुंगा एक ब्राह्मण थे, तो उन्हें लगा कि भैया ये तो गड़बड़ कर देंगे काम। जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, दे अब्यूज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन वाज अब्यूज्ड बाय अमत्यास। ठीक है, हैवी टैक्सेस आफ्टर द अशोकाज रेन। अशोका ने तो वेलफेयर स्टेट की बात की थी, अशोका ने तो टॉलरेंस की बात की थी, लेकिन जो उनके मरने के बाद जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, दे इंक्रीज द टैक्स एनॉर्मसली। और टैक्स इज समथिंग विच विल आइदर मेक योर एम्पायर और मार योर एम्पायर। ठीक है, इट इज दैट फैक्टर, टैक्स इज दैट फैक्टर। आपका ऑपरेसिव हुआ, पीपल विल स्टार्ट हाइडिंग फ्रॉम यू, दे विल इवन लेफ्ट देयर प्रोफेशन। अगर आपने ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया, कम टैक्स हुआ, ठीक टैक्स हुआ, अच्छा टैक्स हुआ, पीपल विल बी हैप्पी वाइल गिविंग यू टैक्स। ठीक है। वेस्टर्न अशोका की डेथ के बाद डिवीजन हुई, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मौर्याज में डिवाइड हो गए। वेस्टर्न जो मौर्यंस थे, दे वर कंकर्ड बाय बैक्टीरियंस। बैक्टीरियंस थे जो ग्रीक लोग थे ना ऊपर, जो आप आज का प्रेजेंट डे आपका जो ये कैस्पियन सी वाला रीजन है, उसके आसपास ये लोग रहते थे। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन लेड है, ये लेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू पावरफुल किंगडम्स। अब देखिए भैया, जैसे इंटरनेट से क्या हो रहा है, अभी तक तो जैसे अन अकेडमी जैसी बड़ी एकेडमी की मैं बात करूं तो उनके पास एक्सेस था, रिसोर्सेज थे, लेकिन इंटरनेट से क्या हो गया है, मेरे पास भी एक्सेस आ गया है आपसे रूबरू होने का, अपनी बात आप तक पहुंचाने का। आई हैव गॉट दी एक्सेस। तो सेम थिंग हैपेंड देन कि अब आयरन सबके पास आ गया, चाहे थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना आ गया हो, तो उससे भी दो चार हथियार तो बना ही लोगे आप। दो चार हथियार से आप चार छह राजाओं को तो मार ही सकते हो। तो दैट स्टार्टेड हैपन। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड पावरफुल किंगडम्स। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, इधर वीकनेस तो आई गई थी, कोई बहुत ऐसा लीडर तो देखने को नहीं मिला हमें अशोका के बाद हु कुड सस्टेन सच रेजिस्टेंसेस और who could suppress such revolts as well. तो पुष्यमित्र शुंगा killed last Mauryan emperor बृहद्रथ। ठीक है, ये बृहद्रथ जो थे, he was being killed by पुष्यमित्र शुंगा 184 BC में। So he persecuted Buddhists and restarted Vedic rituals and sacrifices. As I already told you, इनका तो भैया जो खाने कमाने का जो धंधा था वो बंद कर रहे थे ये अशोका जी। और जो ये मौर्यन एम्पायर था और जो बुद्धिस्ट लोग थे, तो ही स्टार्टेड किलिंग देम लाइक एनीथिंग। ठीक है, इनफैक्ट आई टोल्ड यू दिस इन बुद्धिज्म लेक्चर। तो चीजों को कनेक्ट करना है, चीजों को समझना है। होपफुली आप नोट्स बना रहे हो, होपफुली आप चीजों को ध्यान से समझ रहे हो। लेक्चर्स लंबे हैं ऐसी कंप्लेन आप बिल्कुल भी ना कीजिए। ये बहुत होलिस्टिकली कवरेज के लिए आई हैव मेक सच वीडियोस। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप स्वस्थ रहिए, आप मस्त रहिए, कोरोना है, घर में रहिए, एंड प्लीज घर में रह के पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सर ऑल टाइम पढ़ाई करनी है? ऑल टाइम तो नहीं, बट ये कि एटलीस्ट इतनी कीजिए कि एग्जाम जरूर निकल जाए। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम अगले लेक्चर में ही आपको बताएंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन।